हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का 27 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस दैट मीन्स हम लोग कंप्लीटली 120 क्वेश्चन जो है डिटेल सॉल्यूशन के साथ में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग किए गए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको बीच बीच में पॉइंट टू पॉइंट टाइम टू टाइम मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन PGCL के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले गाइस। नॉर्दर्न रीजन जो है आपका, उसका जो 27 फरवरी का जो पेपर हुआ था वो हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। एक ही सेशन के अंदर हम लोग 120 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीटली सेशन को देखना होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए करके। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सच्चा सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे लेटेस्ट ई बुक लॉन्च जो कहते हैं अभी रिसेंटली हमारा कल ही नॉन टेक्निकल मैराथन का एडवांस जो ई बुक है वो लॉन्च हो चुका है। काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे ये 19 रुपीज़ पे हमारे कुचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आपको जिस तरीके से हमने नॉन टेक्निकल का जनरल अवेयरनेस का एक मेन कोर ई बुक प्रोवाइड किया था, उसी तरीके से हमने इसका एडवांस लेवल, इसमें जो भी टॉपिक्स कवर नहीं थे उसमें हमने इंक्लूड करके रखे गए। ठीक है, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है आपके सारे के एग्जामिनेशन के लिए। जहाँ पे भी आपको AEJ के एग्जामिनेशन में आपको नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, ये आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है। ठीक है, साथ साथ अगर आपको राजस्थान के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, स्पेसिफिकली RSM SSB के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो जियोग्राफी ऑफ राजस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जो सारे टॉपिक्स के साथ में इंपॉर्टेंट टेबल्स और मैप्स, हाई डेफिनेशन मैप्स को हमने इसमें इंक्लूड करके रखा है। ये भी राजस्थान जियोग्राफी ऑफ राजस्थान का ई बुक अवेलेबल है हमारे कुचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट जो हमारा नॉन टेक्निकल का जनरल अवेयरनेस का ई बुक नहीं देखा होगा तो इसको भी आज के गो थ्रू करिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और सारे 120 क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले भी हमने 2021 में जो पेपर हुआ था, आगे सितंबर में जो पेपर हुआ था वो भी हमने डिस्कस किया। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, सारे पेपर जाके देख लीजिएगा। सो देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, काफ़ी सारे बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिले जितना आपने पढ़ा है गाइस। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान लगने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। एक इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है। ठीक है, इसमें से कौन सी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है, एम्पलीफायर है क्या, नहीं। रोटरी कन्वर्टर है क्या, नहीं। ठीक है, कंट्रोल रिले है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिकल मशीन बोला गया तो वो आता है ट्रांसफार्मर। जैसे AC मशीन में कौन से आते हैं हमारे पास में, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन हो गया, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन कौन सी है, हमारे ट्रांसफार्मर। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्विकली पढ़ाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि आपको पता है 120 क्वेश्चन को हमें कवर करना है, तो आपको उसको ध्यान से विदाउट स्किप करके देखना होगा। स्किप करोगे तो मैं जितना जल्दी से आपको ये सेशन कवर करने की कोशिश करूँगा, जो इन बिटवीन में आपको पॉइंट बताऊँगा वो आपके मिस हो जाएंगे। इसलिए आपको कंटिन्यूसली देखना है। अगर आपको पार्ट वाइज देखना है तो आप क्या करेगा, 60 क्वेश्चन अभी देख के कुछ टाइम के बाद में 60 क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट माइंड में जाए। ऐसा नहीं कि आपने 120 क्वेश्चंस को देख लिया और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे आप जो स्लाइड नंबर देख रहे होंगे यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर में, ये इसका एक्चुअल क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, जो आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा या फिर जिसको रिस्पॉन्स किए। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ कि इस रिस्पॉन्स की में भी कुछ गलतियाँ हमें देखने को मिली, वो भी मैं टाइम टू टाइम आपको बताने वाला हूँ। कौन से इनवैलिड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो जो स्लाइड नंबर देख रहे हैं ये एक्चुअल आपका क्वेश्चन नंबर ही है, ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द करंट लेवल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, इसमें से आपको बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट लेवल को इंक्रीज करता है, हालांकि इसका जो वोल्टेज लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच टाइप ऑफ मशीन प्रोड्यूस द स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, विच टाइप ऑफ मशीन प्रोड्यूस द स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF, इसमें से कौन सी मशीन जो है वो स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करती है, तो वो है हमारा ट्रांसफार्मर गाइस। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मशीन प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आती है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, 2 फेज इंडक्शन में हमारे पास में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। DC शंट मोटर में नहीं, स्टेपर मोटर में नहीं और DC सीरीज मोटर में भी नहीं रहती। रोटेटिंग RMF जिसको हम लोग बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसके ऊपर ये इंडक्शन मशीन वर्क करती है। ठीक है, 2 फेज इंडक्शन मशीन में पर्टिकुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ शेप इज यूज्ड फॉर अ कार्बन ब्रशेज इन अ DC मशीन। जो हम लोग DC मशीन में कार्बन ब्रशेज यूज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, वो कौन से, उसका शेप क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है गाइस, देख सकते हो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया उन्होंने। ठीक है, तो वो हमारे स्क्वायर टाइप का रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर टाइप के शेप पर रन होते रहते हैं पर्टिकुलरली, ओके, कम्यूटेटर के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डीसी मशीन कंपेरेटिव टू एसी मशीन। देखिए पूछा गया क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, डीसी मशीन के कंपैरिजन में एसी मशीन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो वो है हमारा डीसी मोटर्स एफिशिएंसी इज हाई, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस, यही नहीं रहेगा। मोटर स्पीड कंट्रोल कैन बी डन बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, क्या आप डीसी मशीन को फ्रीक्वेंसी चेंज करके आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। इन दिस मोटर ब्रशेज एंड कम्यूटेटर आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा नहीं, ब्रशेज और कम्यूटेटर भी रहता है। ठीक है, इसलिए इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लॉसेस आर नॉट फाउंड इन एसी मोटर। एसी मोटर में इनमें से कौन से लॉसेस को पता इनमें से कौन से लॉसेस जो है वो नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि आयरन लॉसेस हो गया, कॉपर लॉसेस हो गया, ब्रश लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस। तो ब्रश लॉसेस रहते हैं क्या एसी मोटर में? नहीं। ठीक है, एसी मोटर में हम लोग ब्रशेस को जनरली, देखिए फंक्शनिंग एक ही है, बट हम लोग एसी मोटर में स्लिप रिंग रहती है। ठीक है, ध्यान में रखिए, स्लिप रिंग और ब्रशेस में काफ़ी डिफरेंसेस है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा विच इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज है? ठीक है, तो वो है हमारा, देखिए ये बेसिकली जो है ना, ये ऑप्शन सी गलत इन्होंने दे दिया, मैं इसको इनवैलिड करके मार्क करूंगा, क्योंकि ये जो एडवांटेजेस है डीसी मशीन के, उसमें क्या आता है कि उसका टॉर्क भी हाई है। ठीक है, फ्री फ्रॉम हार्मोनिक्स भी है, ऑपरेशन भी उसका सीमलेस है, और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ईजी है। ये सारे एडवांटेजेस हो गए, तो इसमें से डिसएडवांटेज कोई नहीं है, तो ये इनवैलिड आई गेस ये पीजीसीएल कंसिडर कर सकता है ऐसा क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन फॉर अ डीसी फैन। डीसी फैन से रिलेटेड इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डीसी मोटर फैंस हैव अ मोर रगड कंस्ट्रक्शन देन एसी मोटर। ऐसा गलत, ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि एसी मोटर फैन जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी रगड रहता है। हालांकि डीसी मोटर फैन 70% लेस एनर्जी यूज़ करते हैं दैन स्टैंडर्ड एसी फैन। डीसी मोटर फैंस लेस नॉइसी भी रहते हैं, और डीसी मोटर फैन को काफ़ी स्पीड ऑप्शन रहते हैं दैन एसी मोटर फैन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा विथ रिगार्डिंग टू द डीसी फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एसी मशीन कंपेरेटिव द डीसी मशीन। एसी मशीन से एसी मशीन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कंपेरेटिव टू द डीसी मशीन। ठीक है, तो हम लोग को सारी चीज़ें पढ़नी होगी। तो इसमें क्या है हमारा, देखिए मोटर स्पीड कंट्रोल जो है कैन बी डन बाय चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा हमारा एसी मशीन से रिलेटेड, क्योंकि एसी मशीन में हमारा फ्रीक्वेंसी स्पीड क्या रहता है, एन एस इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइडेड बाय पी। तो जो हमारा स्पीड चेंज होता है, ठीक है, मोटर स्पीड जो चेंज होती है एक्चुअली सिंक्रोनस स्पीड, जिसके के कारण एनआर रोटर स्पीड भी चेंज होती है, हम लोग फ्रीक्वेंसी या फिर पोल्स को चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, मोटर एफिशिएंसी हाई, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस डीसी में रहते हैं, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबव सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो डायग्राम बताई गई है इसको आपको पहचानना है कि ये कौन सा है। आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे रोटर साइड में क्या है, हमारे पास में डीसी एक्साइटेशन है, और यहाँ पे स्टेटर में 3 फेज सप्लाई है। ऐसा कौन से इसमें होता है? वो होता है सिंक्रोनस मोटर में, जो कि सिंक्रोनस मोटर रन होती है सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर। जो कि अगर हमारा 50 हर्ट्ज का एक अगर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और 4 पोल्स की मोटर है हमारी, तो वो 1500 आरपीएम पे कॉन्स्टेंट रन होती रहती है। ठीक है, रिस्पेक्टिव इट्स लोड। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर इनमें से कौन सी नहीं है? वो भी हमारी सिंक्रोनस मोटर ही है। हमें इसके लिए ऑक्सिलरी मोटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, टू इनिशिएट द रोटर स्पीड टू क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड पे इसको लाने के लिए एक बार वो स्टार्ट होगी, उसके बाद हम लोग वो ऑक्सिलरीज निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर विल वर्क एज अ सिंगल एक्साइटेड मोटर। इनमें से कौन सी मोटर जो है एज अ सिंगल एक्साइटेड मोटर करके वर्क करेगी? तो वो है हमारे 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर, सिंगली एक्साइटेड मोटर है। देखिए, क्योंकि इसके बाद में सिर्फ एक ही हमारे पास में एक्साइटेशन हमारे पास रहता है। हालांकि सिंक्रोनस मोटर में 2 एक्साइटेशन रहते हैं, एक तो स्टेटर पे होगा, रोटर पे कौन सा रहता है हमारा, वो रहता है हमारा डीसी। ठीक है, एक्साइटेशन करने के लिए सर्वो मोटर में भी लगता है, डीसी मोटर में भी लगता है। तो 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर इज अ सिंगली एक्साइटेड मोटर, सिंगल एक्साइटेड मोटर हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सिंक्रोनस मशीन कंपेरेटिव द इंडक्शन मशीन। सिंक्रोनस मशीन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रिगार्ड टू इंडक्शन मशीन? तो वो है हमारा द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था सिंक्रोनस मशीन रन होती है सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर, और विथ रिस्पेक्ट, और उसका जो लोड अगर वेरी भी होता है फिर भी वो ट्राई करती है सिंक्रोनस स्पीड पे रन होने के लिए। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि आप कितना भी लोड बढ़ाते जाओ और ये कॉन्स्टेंट 1500 आरपीएम या फिर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट लेकिन हम लोग एक जनरल स्टेटमेंट में जो सिंक्रोनस मशीन रन होती है वो कॉन्स्टेंट स्पीड मशीन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्पर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ हेवी कॉपर बार इंसर्टेड इन स्लॉट्स ऑफ। ठीक है, जो डैम्पर वाइंडिंग का आपको पता है यूजफुल क्या क्या इसमें
बेनिफिट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो रोटर ऑसिलेशन रहते हैं वो डैम्प आउट करते हैं, ठीक है, डैम्पर वार्निंग। और ये कहाँ पे लगे रहते हैं, ये मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो भी मैं स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन पढ़ाने के बाद जो चीज़ें बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करिएगा। उसी से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम करके बता दिए। तो वो जो रहते हैं फील्ड पोल्स जो रहते हैं, फेसेज जो रहते हैं फील्ड पोल के, उसमें हमारे पास कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए मैं आपको यही चीज़ बताया था स्टार्टिंग में कि जो आपको स्टेटमेंट हम लोग जो बोलते हैं उसी से उन्होंने क्वेश्चन बना के रख दिया, और यहीं पे हमारे पास काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है। हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेते और उसके बाद में कॉन्सेप्ट को हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज AC रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। इसमें से कौन सी टाइप मेथड है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। तो वो है हमारी स्प्लिट फेज मोटर को, ठीक है। ये हम लोग उसको हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, ठीक है। ये दोनों भी वाइंडिंग जो है 90 डिग्री डिस्प्लेस रहती है इलेक्ट्रिकली, ओके, ध्यान में रखना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फेज एंगल इज मेड बिटवीन द मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग इन द कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितना डिफरेंस रहता है, ये पूछा गया। तो वह है हमारा 90 डिग्री का, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट है, ये भी इनवैलिड है। देखिए, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। हालांकि यहाँ पे पेपर कैपेसिटर यूज बोला गया है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस रनिंग रहता है कि कैपेसिटर जो है कंटिन्यू ऑपरेशन में है ना, ये कंटिन्यू ऑपरेशन में, इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसमें हम लोग यूज़ नहीं करते। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। रॉन्ग पूछा गया हमें, देखिए रॉन्ग पूछा गया विथ रिगार्ड्स टू द सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर को, ठीक है। ये है हमारी सिंगल वैल्यू कैपेसिटर जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। तो कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी इस केस में। एफिशिएंसी भी इसकी हाई रहती है, ठीक है, और उसका पुल आउट टॉर्क जो रहता है वो भी हाई रहता है, ठीक है, और इसका पावर फैक्टर भी हाई है। तो ये हम लोग इसको इनवैलिड कह सकते हैं। आई डोंट नो कि अब PGCIL ने इसको किस तरीके से कंसिडर किया होगा, ठीक है, बट ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन है, मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर है 19, देख सकते हो यहाँ पे, विच टाइप ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन बाय न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ प्लांट। न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या काम रहता है, ठीक है, उसमें से कौन सा काम ऐसा नहीं कर सकता है, पूछा गया है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या मेंटेन करता है न्यूक्लियर रिएक्शन को, ये इनिशिएट करता है न्यूक्लियर रिएक्शन को, और कंट्रोल भी करता है न्यूक्लियर रिएक्शन को। तो ये एक्सट्रैक्ट नहीं करता है फ्यूल फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ जाएगा। ये वर्क नहीं करता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कांट बी एक्ट एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको मैंने बताया था मॉडरेटर क्या करता है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी हमको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है ये भी मैंने आपको बताया था। हालांकि इसका जल्दी से जल्दी कोर्स लाने की कोशिश करूंगा मैं पावर प्लांट से रिलेटेड। पावर प्लांट से रिलेटेड आपको एक बात बता दूंगा, एक ही सिंगल सेशन रहेगा, सिंगल सेशन या फिर सिंगल कोर्स रहेगा होगा, इसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी इंक्लूडेड। आपको हर एक पॉइंट में जहाँ जहाँ चीज़ें वो एग्जामिनेशन में पूछे थे वो मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो मॉडरेटर में कौन सी चीज़ें नहीं रह सकता है, कौन सा हमारा कंपोनेंट नहीं रह सकता, कौन सा मटेरियल नहीं है जिसमें हम लोग देखिए जनरली हेवी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर करके, ठीक है, ग्राफाइट भी रहता है, पैराफिन भी रहता है, बट ये फ्रियोना जो है ये गलत हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब देखिए मॉडरेटर का काम क्या रहता है, वो स्लो डाउन करता है फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होती है, ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ओके। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज डिमांड इफ द, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है गाइस। अगर आप सिर्फ सेशंस को भी अगर आपने देख के गए होगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आउट, इसमें से हम लोग कह सकते हैं 90 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस ही कर लिया अभी तक के सेशंस में, ठीक है। तो एवरेज डिमांड क्या है होगी, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अगर हमारे पास मैक्सिमम डिमांड जो है, ठीक है, वो है हमारे पास 50 मेगावाट की, यहाँ पे बताया गया है, और लोड फैक्टर जो है वो है हमारा 60% का। तो आपको लोड फैक्टर का फॉर्मूला मैंने पढ़ने के लिए बताया था, ध्यान रखने के लिए। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो एवरेज डिमांड हमें फाइंड आउट करनी, तो लोड फैक्टर वी हैव एज अ 60%, तो हम लोग कैसेंगे 0.6, क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 60 से डायरेक्टली नहीं करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिमांड से, मैक्सिमम डिमांड कितना है 50, ठीक है। तो 0.6% कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 30 मेगावाट, ओके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फीड वाटर इन प्री हीटेड बाय यूजिंग फ्लू गैसेज टू इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। देखिए इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, फ्लू गैसेज जो रहती है उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है और ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है हमारे कंप्लीटली पावर सिस्टम का, ठीक है, थर्मल पावर सिस्टम का। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या करता है, फीड वाटर को हीट करने के लिए फ्लू गैसेज की जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट करके इसको फीड वाटर को हीट करने का काम करता है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियरिंग डिस्टेंस इन अ फीट बिटवीन द इक्विपमेंट फॉर 750 टू 1000 kV लाइन। 750 टू 1000 kV लाइन के लिए कितना मिनिमम क्लियरिंग डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द इक्विपमेंट, ठीक है, तो है हमारा 45 फीट्स का, ओके, 45 फीट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अप टू 50 है यहाँ तो 10 फीट का रहना चाहिए, अगर 50 से लेकर 200 है तो 15। इसका मैं चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा इस, उसकी आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। और हाँ एक चीज़ अभी मेरे माइंड में है कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं जिनका पेपर है कि मैं इसी को पेपर पैटर्न के ऊपर आपको एक और सेशन प्रोवाइड करा दूँ। आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस आपका रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली मैं वो सेशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी रूल विच टाइप ऑफ पोल इज नॉट यूज इन ओवरहेड लाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स इसमें से कौन सा पोल जो है हम लोग ओवरहेड लाइंस के लिए यूज नहीं करते, तो वो है हमारा सिलिकॉन पीवीसी पोल, ठीक है। आपने देखा होगा वुडन रेल इलेक्ट्रिक पोल्स एंड कॉन्क्रीट पोल्स आर जनरली यूज बट द सिलिकॉन पीवीसी पोल इज नॉट यूज, ओके। विच टाइप ऑफ पोल इज रिकमेंडेड फॉर हाइस्ट स्पैन, सबसे ज़्यादा दो पोल्स के बीच में स्पैन कौन से इसका रहता है, ये मैंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेशन प्रोवाइड किया था गाइज, ठीक है। अबाउट 300 मीटर प्लस की गैप रहती है इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो वो कौन सा है आप खुद याद करने की कोशिश कीजिए, वो है हमारा स्टील टॉवर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इन अ फ्यूज मटेरियल, फ्यूज मटेरियल में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो है हमारी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, लो ओमिक लॉसेस भी होने चाहिए, ठीक है, और फ्री फ्रॉम डिट्रैक्शन भी वो होना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज कंसिडर्ड इन अ कैपेसिटर लंप टाइप, ठीक है, इनमें से कौन सी लाइन कंसिडर की जाती है कैपेसिटर लंप टाइप में। देखिए मैंने आपको इसका टेबल भी प्रोवाइड किया था, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस रहता है, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए लंप्ड रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये टेबल को आपको मैंने काफ़ी बार प्रोवाइड किया है और आपको बोला भी है कि इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज लंप्ड, ओके। ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये टेबल ध्यान में रख लीजिएगा। ये हमारा क्विक सेशन है गाइस, रिव्यू सेशन है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा टेबल्स नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको पता है 120 क्वेश्चंस को अगर आपको धीरे से पढ़ाना रहा तो मुझे अराउंड 3 आवर्स का टाइमिंग तो भी चाहिए विथ डिटेल टेबल्स। बट आपका जो रिव्यू सेशन है, ठीक है, काफ़ी कम चांसेस बनते हैं कि इसमें से क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाए, बट आपको एक पता होने के लिए हम लोग ये सेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट व्हेन द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ अ प्लांट में इंक्रीजेस। मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी बार मैं आपको ये सेशन भी बता दूं कि कौन से सेशन में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला तो पता होता है गाइस, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट वही रट के चले जाते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर सिस्टम। लेकिन इसका डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या महत्व होता है। जितना डाइवर्सिटी फैक्टर, अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर जितना डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा रहता है उतना ही हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है, उतना ही हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और सिग्निफिकेंटली हमारी प्लांट कॉस्ट भी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको सारी चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। अगर आपका डिमांड फैक्टर ज़्यादा है, डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा है, कम है, तो क्या इफेक्ट होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर हाई है तो हमारा जो देखिए वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी जो प्लांट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशियो रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लांट हैव अ हाईएस्ट लाइफ स्पैन। इनमें से कौन से प्लांट का हाईएस्ट लाइफ स्पैन होता है। न्यूक्लियर का नहीं, कोल का भी नहीं और डीजल का भी तो नहीं, ठीक है। ये होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का, उसका हाईएस्ट लाइफ स्पैन रहता है। एक बार आपने डैम्स वगैरह कंसिडर कर लिया तो उसकी लाइफ सालों साल चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लीस्ट अमाउंट ऑफ इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ स्टैटिक कॉम्पनसेशन दैट इज यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स कौन सा स्टैटिक कॉम्पनसेशन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो है हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर, ओके। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है कि हमारा नो लोड के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, नो लोड ओवर एक्साइटेड मोटर हमारे रहते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट फॉर अ सिंगल फेज सप्लाई कंपेरिजन टू द 3 फेज सप्लाई। इनमें से कौन सा सिंगल फेज सप्लाई से 3 फेज सप्लाई से कंपेरिजन में करेक्ट है।
ठीक है, तो वो है हमारा लो रिलायबिलिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि लो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन सिंगल फेज, ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन सिंगल फेज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल, सिंगल फेज में हमारे पास मटेरियल ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू द 3 फेज मटेरियल। ठीक है, बेटर पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लो रिलायबिलिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज अ हार्ट ऑफ एन ऑटोमिक पावर प्लांट। ऑटोमिक पावर प्लांट का हार्ट हम लोग किसको कहते हैं गाइज, वो है हमारा रिएक्टर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, स्टीमर भी नहीं, टर्बाइन भी नहीं और कूलिंग टावर भी नहीं। तो रिएक्टर इज द हार्ट ऑफ, यही मेन कोर कंपोनेंट है इसका ऑटोमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो हमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमने कोर्स किया था, हालांकि रेगुलर में भी पढ़ा है, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। आर्क एक्सटेंशन के टाइम पे जो भी हमारा वोल्टेज अपीयर होता है ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट्स के बीच में, इन दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, अब आपको वो रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, आर्क वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज, ये आपको पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, जो आरएमएस वोल्टेज जो अपीयर होता है अक्रॉस सर्किट ब्रेकर आफ्टर फाइनल आर्क इंटरप्शन। ठीक है, आफ्टर फाइनल आर्क इंटरप्शन, ठीक है, वो होता है हमारा रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, वो होता है हमारा रिकवरी वोल्टेज। और रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सर्ज एब्जॉर्बर। सर्ज एब्जॉर्बर से रिलेटेड इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि मैंने उसी दिन आपको पढ़ाया था कि सर्ज एब्जॉर्बर क्या कहता है, इट रिड्यूसेस द स्टीपनेस, इट रिड्यूसेस द स्टीपनेस ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, जो स्टीपनेस ऑफ रहते वेव फ्रंट की, ये रिड्यूस करने का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रॉन्ग, यहाँ पे इंक्रीज बोला गया इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था गाइस, हमने जेई क्रैकर कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। अगर इसको आप देखते हो जाके 3 आवर्स का एक सेशन है। ठीक है, इसको अगर आप जाते हो एप्लीकेशन के ऊपर ये अपलोडेड है गाइस। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना। ठीक है, क्योंकि आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए यूपीपीसीएल हो, एनएचपीसी, एमएससीडीसीएल, DSSB, जहाँ पर भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पूछा जाता है, इसमें मेनली कोर कंटेंट क्या है, इसमें है हमारे मेजर टेबल्स जो मैंने खुद बनाए हैं और चार्ट्स आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया। ठीक है, जिसमें से आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए हर एक कॉन्सेप्ट करेंगे, एक क्वेश्चन करना पड़े। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 10 से 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस तरीके से टेबल हमने फॉर्मुलेट किया है। जो चार्ट भी आपको आने वाले, अगर आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा तो उनको पता चलेगा कि जो आने वाले, जैसे हमारा ये प्रीवियसली क्वेश्चन भी था सर्ज एब्जॉर्बर के ऊपर, वो भी उसी के ऊपर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये कोर्स अगर आपको जाके देखना होगा तो ये स्पेशली मैंने 50% ऑफ के ऊपर कुछ ही दिनों के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए अपलोड करके रखा है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उस पर आप जाइएगा ज़रूर। और जहाँ पे कूपन आता है वहाँ पे JEE 50, ठीक है, JEE 50 करके आप इसको कूपन लगेगा, फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये अफोर्डेबल हो सके इसलिए हमने ये 50% ऑफ को कूपन कोड लगा दिया और 100 रुपीज़ इसका प्राइस आ जाएगा आफ्टर दैट। ओके, तो आप इसको जाके ज़रूर देखिएगा। 1 ईयर का इसका वैलिडिटी रहने वाला है और आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। इसी के साथ आपका ई बुक भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर वीडियो प्लस ई बुक हमने जो भी इसमें पढ़ा है, सो दैट आप इसको वीडियो को बार बार पढ़ना ना पड़े। डायरेक्टली ई बुक खोलिए और आपने सारे टेबल्स और चार्ट रिवाइज कर लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसकी अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of a circuit breaker consists of a conductor that melts easily and breaks the connection when the current exceeds the predetermined value? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश का खेल है इसमें, मैं बात को बता दूं। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि ऐसा कौन सा एक सर्किट का पार्ट है जो जिसमें हमारा एक मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन मिलता है, वो होता है हमारा रीवायरेबल फ्यूज का। काफ़ी सिंपल है इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में वही बोला गया कि इसमें से कौन सा पार्ट है सर्किट का जो एक इसमें से कंडक्टर कनेक्टेड रहता है यहाँ पे इस तरीके से, जो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक करता है हमारे कनेक्शन को जब हमारा करंट एक्सीड करता है प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे। ठीक है, 1.5 टाइम्स अगर हम लोग ऐसे 2 टाइम्स अगर हमारा करंट हो गया तो ये जो यहाँ पे थिन वायर कनेक्टेड रहता है ये मेल्ट हो जाता है और हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है इसके से। ये होता है हमारा रीवायरेबल फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। विच इज़ एन ओवर करंट रिले विद अ डायरेक्शनल रिस्टेंट। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार हमारे रेगुलर सेशंस के अंदर ही बताया था
कि इनमें से कौन सा जो ओवर करंट रिले आप जिसमें डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट लगे रहते हैं तो वो है हमारा रिएक्टेंस रिले। ठीक है, अब आपको इम्पिडेंस रिले, मो रिले एंड रिएक्टेंस रिले क्या है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इम्पिडेंस रिले क्या है, ये एक हमारा वोल्टेज डिस्टेंट ओवर करंट रिले है। मो रिले क्या है कि हमारा वोल्टेज डिस्टेंट डायरेक्शन रिले है। एंड रिएक्टेंस रिले ये क्या है, हमारा ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल डिस्टेंट। अब देखो काफ़ी कबार इसमें गलती हो जाती है, ध्यान में नहीं रहता, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप क्या करिएगा, सबसे पहले इम्पिडेंस, मो और रिएक्टेंस एग्जाम में याद अगर नहीं आता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि आपको याद तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इम्पिडेंस, मो और रिएक्टेंस रिले क्या है। ठीक है, इम्पिडेंस रिले क्या है, वोल्टेज डिस्टेंट ओवर करंट। ठीक है, फिर हमारा मो रिले क्या है, ये वोल्टेज डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन रिले है। ठीक है, एंड देन रिएक्टेंस क्या आता है, ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल डिस्टेंस। आपको इस तरीके से कुछ आपको निमोनिक्स लगा के इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, काफ़ी कबार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल डिस्टेंस है हमारा ये रिएक्टेंस रिले। आप देख सकते हो ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल डिस्टेंस, ये सेम मैंने आपको पढ़ाया था, सेम आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल वोल्टमीटर प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर। एक आइडियल वोल्टमीटर किसके लिए पाथ प्रोवाइड कराते हैं, मिनिमम करंट के लिए। ठीक है, मिनिमम करंट उसमें से हमारा जो है फ्लो हो सके। अगर इसमें से करंट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, जो हमें डिजायर्ड नहीं है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वाटमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेजर अ सिक्स फेज 6 वायर विदाउट अ न्यूट्रल वायर सिस्टम। विदाउट न्यूट्रल वायर सिस्टम के लिए हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया कितने वाटमीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी 6 फेज 6 वायर सिस्टम के लिए। तो ब्लॉन्डेल्स थ्योरम हमारे पास में काम में आता है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा कहता है कि कितने नंबर ऑफ वाटमीटर रिक्वायर्ड है हमारे पास में टू मेजर टोटल पावर। एन फेज सिस्टम में हमारे पास क्या रहता है, वो रहता है हमारा एन। ठीक है, वो है हमारा n-1। ठीक है, इधर n रहता है या फिर n-1, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे n-1 कितना है, ऑप्शन सी विच इज़ 5 वाटमीटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड इज यूज टू मेजर। लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो किसके लिए मेजरमेंट के लिए काम में आता है, वो हमारा हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के लिए भी मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया था, उसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, विच इज़ मोर सुटेबल फॉर मेजरिंग द परफेक्ट कैपेसिटर। परफेक्ट कैपेसिटर को मेजरमेंट के लिए कौन सा हम लोग ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा डी सॉर्टिस ब्रिज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओवंस नहीं, एंडरसन्स नहीं एंड हेस नहीं, तो डी सॉर्टिस ब्रिज इज यूज फॉर परफेक्ट कैपेसिटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से जो स्टेटमेंट्स बताए गए इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है विथ रिगार्ड टू द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है वर्स्ट रिजोल्यूशन। यही सबसे बड़ी उसकी खासियत रहती है कि उसका रिजोल्यूशन काफी अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन इंसुलेशन टेस्ट वोल्टेज इज 500 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द BS7671। ठीक है, तो वो आता है हमारा 1 मेगा ओम्स का। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड टेस्ट वोल्टेजेस के रिलेटेड हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 250 वोल्ट DC है हमारा, बिटवीन 0 वोल्ट टू 50 वोल्ट AC के नॉमिनल सर्किट वोल्टेज है, तो उसके इसमें हमारा 0.5 होना चाहिए। बिटवीन अगर हमारा 50 वोल्ट से 500 वोल्ट AC है तो उसमें हमारा 1 मेगा ओम, और बिटवीन 500 से लेके 1000 वोल्ट AC है या फिर टेस्ट वोल्टेज अगर हमारा 1000 वोल्ट DC है तो उस केस में भी हमारा 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मीटर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हमारा कौन सा मीटर यूज होता है, वो हमारा फ्लक्स मीटर का। इसके लिए भी मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया था, सेम क्वेश्चन आपको देखने को बोला है। फ्लक्स मीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेजरमेंट इज नॉट डन बाय शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज के बाद इस बारे में हमें पूछा गया कि इसमें से हम लोग कौन सा मेजरमेंट नहीं करते, ये कौन सा मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉस या फिर परमिटिविटी कर सकते हैं, बट हाई रेजिस्टेंस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ब्रिज इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग अ क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ कॉइल। क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा ब्रिज जो है वो सूटेबल नहीं है, ऐसा पूछा गया। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। ठीक है, हालांकि एंडरसन ब्रिज, हेज ब्रिज और ओवेंस ब्रिज यूज होता है। ये मैंने आपको एक ब्रिज का चार्ट प्रोवाइड किया था गाइस। ठीक है, मेजरमेंट में ये आपको उसमें से सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। जिन्होंने यूपीपीसीएल जे का ई बुक लिया होगा प्रीवियसली, उनको तो ये सारी चीज़ें आसानी से आ रही होंगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज रिप्रेजेंटिंग एन इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा कौन सा मीटर ये करता है, ये हमारा एनर्जी मीटर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ मटेरियल हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हमारा मटेरियल का नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है,
तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके कि व्हाट इज पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमारे पास मेटल आते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। बट नेगेटिव टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसी के साथ हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। और जो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्वेश्चन में एग्जाम्पल में पूछा जाता है वो है हमारा मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, दीज आर द जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। दैट मीन इसके ऊपर हीट का कोई असर नहीं पड़ता। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, in absence of dash, the pointer will swing beyond its final steady state position and the deflection will be indefinite. That means मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के टॉर्क होते हैं। सबसे पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और थर्ड होता है हमारा डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। देखिए सबसे पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में उसका सेम इक्वल एंड अपोजिट हो रहता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कि हमारे पॉइंटर को एक स्टेडी स्टेट पे लगाता है। अगर हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क ना हो तो ये पॉइंटर डायरेक्टली यहाँ पे मीटर के बियॉन्ड चला जाएगा, ठीक है, और स्टेडी स्टेट पे नहीं आएगा। और इसको फाइनल स्टेट पे लाने के लिए उसको डैम्पिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी प्रेशर एंड करंट कॉइल इज प्रेजेंट इन अ मेकर। मेकर के अंदर कितने प्रेशर और करंट कॉइल्स रहते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा 2 प्रेशर कॉइल्स और 1 करंट कॉइल हमारा रहता है, ठीक है। 1 करंट कॉइल और 2 प्रेशर कॉइल्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और मेकर किसके लिए काम में आता है, हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखिए, और मेकर के लिए जो हमारे पास में जनरेटर यूज़ किया था उसका वोल्टेज मुझे बताइएगा, ठीक है। उसका वोल्टेज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मेजरमेंट कैन नॉट बी डन बाय पोटेंशियोमीटर। इनमें से कौन सा मेजरमेंट है वो पोटेंशियोमीटर के द्वारा नहीं किया जाता है, वो है हमारा पावर। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, और करंट भी हम लोग मेजर कर सकते हैं सर्टेन पॉइंट के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड इन अ करंट दैट इज प्रोड्यूस बाय केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट के द्वारा जो हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, करंट, वो इसमें से कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है, वो है हमारा डीसी एम्पियर आवर मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। डीसी एम्पियर आवर मीटर में हमारा केमिकल इफेक्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। एम्पियर आवर मीटर जो है कह सकते, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ 3-phase पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड्स, रीडिंग कैन बी सेम इन अ बोथ वाटमीटर, देन द पावर फैक्टर इज। अगर हमारे पास में थी, एक मैंने आपको इसका टेबल में प्रोवाइड कर दूंगा। 3-phase पावर मेजरमेंट है 2 वाटमीटर के द्वारा, 2 वाटमीटर मेथड के द्वारा, ठीक है। तो रीडिंग क्या बोला गया है कि सेम आएगी दोनों भी वाटमीटर में, जब हमारा पावर फैक्टर कितना रहेगा, ठीक है। जब हमारा पावर फैक्टर 1 रहेगा, ठीक है, यूनिटी रहेगा, तभी ऐसी कंडीशन आती है। ये टेबल मैंने आपको बताया था कि आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लेना एक बार। इसमें से 2 क्वेश्चन इसी पेपर में पूछे गए, ठीक है। हालांकि हमने यार जो टेस्ट सीरीज मैंने प्रोवाइड की थी उसमें भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। इसको आप ध्यान में ही रख लो, बाय हुक और क्रुक ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता ही है। अगर आपके हमारे पास में W1 और W2 इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स एक वाटमीटर दूसरे के बराबर इक्वल रीडिंग शो कर रहा होगा, उस केस में हमारा पास पावर फैक्टर जो होता है 1 होता है, ठीक है। बाकी कंडीशन आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। सेम क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कंडीशन क्रिएट करता है बाय 2 वाटमीटर मेथड जिसमें हमारा पावर फैक्टर 0 आता है, ठीक है। तो वो होता है हमारे ऑप्शन डी कंडीशन, जब हमारा W1 एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, और दूसरा हमारा पॉजिटिव है। ये हमारा ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए सेम टेबल से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हमारी एक वाटमीटर जो है वो दूसरे के डबल होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन रहती है, इसके भी पावर फैक्टर आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लीनियर सर्किट कैन बी यूज्ड एज एन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर एन सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस। इसमें से कौन सा लीनियर सर्किट यूज़ किया जाता है एज अ इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस। तो वो है हमारा ऑप्शन बी, विच इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, जिसमें हमारे पास में VTH रहता है और उसके रेजिस्टेंस में हमारा RTH रहता है, ठीक है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस 10 ओम पैरेलल विद 20 ओम। सिंपल है गाइस, एक हमारे पास में रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या करेंगे हम लोग, 10 × 20 डिवाइडेड बाय 10 + 20 विच इज 30, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय 30 विल बी 6.67। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट गिवन इन द सर्किट। यहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ पे 1 ओम्स का लोड कनेक्टेड है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस है 2, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा करंट का 50 एम्पियर्स। सिंपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विथ। एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो इक्विवेलेंट है आइडियल करंट सोर्सेज इन पैरेलल विथ अ लो कंडक्टेंस। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, लो करंट या फिर लो कंडक्टेंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं विद अ
हाई रेजिस्टेंस भी हम लोग कह सकते हैं, बट यहाँ पे लो कंडक्टेंस, वाइस वर्सा करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इफ अ करंट इज 5 एम्पियर फ्लोइंग इन अ 3 मीटर्स। ठीक है, चार्ज कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर का करंट फ्लो, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कितना कूलम हमारा ये हो जाएगा। ओके, 5 मिनट का जो है वो हमें बता रहा है 3 × 5 × 60 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 900 कूलम पर सेकंड। ठीक है, 900 कूलम जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है 900 कूलम आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितना रहता है, देखिए 3 एम्पियर्स मतलब क्या है हमारे पास में 3 कूलम पर सेकंड है। ठीक है, 3 कूलम पर सेकंड है। ठीक है, तो 5 मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स को अगर हम लोग एलिमिनेट किया तो आ जाएगा 900। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ 3 आइडेंटिकल बल्ब ऑफ अ 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ 200 वोल्ट सप्लाई। हमारे पास में 3 बल्ब है, ओके, जिसका रेटिंग है 60 वाट। ठीक है, 200 वोल्ट। अभी पूछा गया इसको सीरीज में कनेक्ट करके रखा है हमने 200 वोल्ट के सप्लाई के साथ में। ठीक है, तो हमारा बल्ब का वाटेज है 60 वाट, बल्ब का रेटिंग है 200 वोल्ट्स। ओके, सप्लाई कितना है हमारे पास में 200 वोल्ट्स का। ओके, तो हमारा रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे V² से। V का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200² डिवाइडेड बाई P पावर 60 विच इज इक्वल टू 666, हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली 67, ये आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको पता होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए हैं तो उनको बता दूँ। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये पावर ड्रॉप किस तरीके से निकालते हैं, P = I² × R या फिर V² इससे हम लोग निकाल सकते हैं पावर ड्रॉप। तो हम लोग इसमें ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके, तो जो करंट फ्लो हो रहा है 3 का एक सीरीज में, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, I will be equals to 200 डिवाइड बाय 3 × दिस 666.67, तो इसका करंट आ जाएगा 0.1 एम्पियर। सिंपली हम लोग रफली कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पावर ड्रॉ होगा बाय बल्ब जब हम लोग इसको 200 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा इस 200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो हो जाएगा हमारा 6.67। करेक्ट, 3 बल्ब से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा 3 से, वो आ जाएगा हमारा अराउंड 20 वाट। ठीक है, एक रफ हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। ट्रांजिस्टर ये किसका एग्जांपल है, ये है हमारा यूनिलैटरल सर्किट्स का। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर भी है आता है और डायोड भी आता है। डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिलैटरल सर्किट। ठीक है, ये इम्पिडेंस जो रहता है इसका ये वैरी करता है विद वेरिएशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे इसको यूनिलैटरल सर्किट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो है हमारा यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड डिस्चार्ज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड डिस्चार्ज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग इसमें एम्पियर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, वोल्ट पर ओम, वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम्स में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। एम्पियर तो हो गया हमारा, कूलम पर सेकंड में हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो फैरेड कूलम पर सेकंड इसका इनकरेक्ट यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज मेड अप ऑफ बाय कॉपर टंगस्टन अलॉय। आप 1 मिनट लेके आप खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें से कौन सा पार्ट है सर्किट ब्रेकर का, वो मेड अप है बाय कॉपर टंगस्टन अलॉय। ये मैंने ट्रांसमिशन के सिस्टम में भी आपको एक्सप्लेन किया था, वो है हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट। ओके, आर्किंग कॉन्टैक्ट जो बना रहता है बाय कॉपर टंगस्टन अलॉय से बनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्किंग कॉन्टैक्ट शुड बी सॉलिड रेजिस्टेंस टू हीट। ठीक है, और वो बनाए जाते हैं कॉपर टंगस्टन अलॉय से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्टली डिफाइनिंग द फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर के भी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, वो होता है रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड द करंट रेटिंग दिया है हमारा फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम डेफिनेशन मैंने बढ़ाई थी। ओके, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ ओवरलोड रिले। इसमें से कौन सा ओवरलोड रिले नहीं है, वो हमारा डायरेक्शनल रिले। ठीक है, डायरेक्शनल रिले एक हमारा ओवरलोड रिले नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्मल, सॉलिड स्टेट एंड मैग्नेटिक कैन बी। विच वन ऑफ द शोन एज अ रॉन्ग ड्यूटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर की इसमें से कौन सी रॉन्ग ड्यूटी बताई गई है। ठीक है, इसमें से क्या है गाइस, ऑप्शन सी सीधा सीधा मैं पढ़ देता हूँ कि इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द सर्किट व्हेन देयर इज अ फॉल्ट। यहाँ पे मेन व्हेन देयर इज फॉल्ट, जब हमारे पास फॉल्ट होता है, ठीक है, तब उसने क्या सर्किट को मेक करना चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे तब उसने ब्रेक करना चाहिए गाइस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा।
ऑप्शन सी, ठीक है। इसने क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए फुल लोड करंट कंटिन्यूसली विदाउट ओवर हीटिंग। इसने ओपन होना चाहिए, ठीक है, ओपन एंड क्लोज द सर्किट ऑन नो लोड, और इसने इट मेक्स एंड ब्रेक्स द नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट, ये इसका काम होता है। बट ये मेकिंग द सर्किट व्हेन द फॉल्ट करंट इज देयर, इट शुड नॉट बी द proper duty of a circuit breaker. Option C will be the correct answer in this case. Next question is which is indicated the power consumption of the relay circuit element. इसमें से पावर कंजम्पशन जो है रिले सर्किट एलिमेंट का, वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमारा बर्डन, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो खुद का उसका पावर कंजम्पशन रहता है उसी को हम लोग कहते हैं बर्डन गाइस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Which type of relay represent the phasor difference of a two or more similar electrical quantity exceeds the predetermined value? इनमें से कौन सा रिले जो है रिप्रेजेंट करता है फेजर डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, वो हमारा डिफरेंशियल रिले, नाम नहीं आता है इसका, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं दो या सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करता है ये डिफरेंशियल रिले। फॉर बिलो 400 kV सिस्टम, जो हम लोग सर्किट ब्रेकर डिजाइन किया जाता है टू विथस्टैंड डैश अबाउ द नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज। तो जो 400 kV सिस्टम्स के लिए जो सर्किट ब्रेकर डिजाइन किया जाता है वो हमारा 10% का होता है, 10% अबाउ नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज के लिए सस्टेन कर सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एज अ होमवर्क करके दे रहा हूँ, विच सप्लाई लाइन हैज़ अ हाइस्ट करंट रीडिंग, फ्रॉम मीटर टू लाइन, सब सर्किट लाइन, मेन सर्किट लाइन, फिर फ्रॉम पोल लाइन। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हालांकि आंसर मैंने गलती से इसको बता दिया, ठीक है। आप उसका करेक्ट आंसर मुझे मेंशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 70, आप ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन 70 आंसर इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रिले इज लेस अफेक्टेड बाय पावर सर्जेस। इसमें से कौन सा रिले जो है वो लेस अफेक्ट होता है पावर सर्जेस के द्वारा, तो वो है हमारा मो रिले गाइस, ठीक है। हालांकि इसने भी पीजीसीएल का जो ऑफिशियल आंसर की थी वो उसमें गलत आंसर मार करके आप एक बार चेक कर लेना, बट इसका करेक्ट आंसर है मो रिले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मो रिले का जो RX एरिया है, ठीक है, वो काफ़ी लीस्ट अफेक्टेड है बाय दिस स्विंग, ओके। तो सबसे लेस अफेक्टेड है जो पावर सर्जेस के द्वारा वो है हमारा मो रिले, ओके। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो रिएक्टेंस आता है, ठीक है, रिएक्टेंस रिले इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारा इंपिडेंस, देन आता है मो रिले, तो मो रिले इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक आर्क इज विजिबल प्लाज्मा डिस्चार्ज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड दैट इज कॉज्ड बाय। एक इलेक्ट्रिक आर्क जो रहती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आर्क जो है एक हमारा विजिबल प्लाज्मा है, डिस्चार्ज है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो किसके द्वारा हुआ है, ठीक है, इट इज़ बाय ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल करंट आयनाइजिंग द एयर, इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा ही वो होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस 8। मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका है, हालांकि मेरा एक पॉपुलर सा सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर नंबर सिस्टम्स के ऊपर। मैंने उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं नंबर सिस्टम्स के, हेक्सा, ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, बाइनरी, इस तरीके से कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसमें भी मैंने आपको बताया था अगर आपका बेस 8 है तो वो होता है हमारा ऑक्टल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल का बेस रहता है 2, बाइनरी का डेसिमल का बेस रहता है 10, बाइनरी का रहता है 2 और हेक्साडेसिमल का रहता है 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम हैव अ अल्फा न्यूमेरिक टाइप कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वो आता है हेक्साडेसिमल, आपको पता होगा 0 से लेकर 9 रहता है, देन A to F, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आउटपुट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 इनपुट टाइप ऑफ नैंड गेट। इसमें से कितने आउटपुट रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय 4 इनपुट नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट कुछ इस तरीके से रहता है जहाँ पे 4 इनपुट में हमारे पास में कितने आउटपुट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 16 रह सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस केस में हमारा आउटपुट हाई कब रहेगा, देखिए मैं आपको कहता हूँ जब सारे कंडीशंस हमारे 1 1 1 रहेंगे, चारों भी इनपुट 1 1 1 रहेंगे, तब हमारे पास में आउटपुट जो है हमारा लो रहेगा। हम लोग गलती से बोल दें हमारा चारों भी अगर हमारे पास में आउटपुट इनपुट जो है 1 है तो हमारा आउटपुट 0 रहेगा क्योंकि नैंड गेट है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी हमारा 0 हो गया, ठीक है, मान लो ये हमारा 0 हो गया, तो उस केस में हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलर है नैंड गेट का ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली, बट 4 इनपुट में हमारे पास में 16 हमारे पास हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट बाय 4 बिट BCD कोड, 4 बिट BCD कोड में कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे 15। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 15 नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट BCD कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन सा ग्रुप यूनिवर्सल गेट रिप्रेजेंट करता है, नैंड या फिर नॉर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, नैंड या फिर नॉर जो है ये हमारा यूनिवर्सल गेट करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन इज शोन इन अ JK फ्लिप फ्लॉप एज अ नो चेंज नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इन ग्रामेटिकल एरर है, आई गेस हम लोग ऐसा लग रहा है। तो ये होते हैं हमारी जब J और K हमारा 0 रहता है, ठीक है, ये होते हैं हमारी नो चेंज कंडीशन, ओके।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द 1 बिट डिजिटल डेटा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा 1 बिट डिजिटल डेटा को स्टोर करने का काम में आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इनपुट टर्मिनल आर रिप्रेजेंटेड बाय टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हाउ मेनी इनपुट टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय टी फ्लिप फ्लॉप। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा जरूर। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर है 80, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, तो वो है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रिक ड्राइव इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज रॉन्ग क्वालिटी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के इसमें से कौन सी रॉन्ग क्वालिटी है, तो वह है हमारी लेस अवेलेबिलिटी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, लेस अवेलेबिलिटी। ये रॉन्ग, ये अवेलेबल है क्या, मतलब लेस अवेलेबल है क्या, नहीं गाइस, मोर अवेलेबल है, दैट मीन्स इट इज वाइडली अवेलेबल। विच मोड इज डिस्क्राइब है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें से कौन सा मोड है डिस्क्राइब करता है, जब एनोड है असाइन किया जाता है पॉजिटिव वोल्टेज पे, गेट है हमारा 0 वोल्टेज पे डिस्कनेक्टेड, एंड कैथोड इज असाइन एज नेगेटिव वोल्टेज। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ऑफ स्टेट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ऑफ स्टेट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। हालांकि आंसर की भी ये मैं गलत आंसर मार्क करके रखा है, बट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे जो डायग्राम बताई गई है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमें पहचान की है, कौन सा डिवाइस है बताकर। सिंपल है गाइज, आपने देखा होगा ये ट्राइक है, ठीक है, दो हमारे पास में MT1 और MT2 है हमारे पास, और यहाँ पे गेट है। ट्राइक का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, मैंने आपको बताया था डायक और ट्राइक का। ये हो गया हमारा डायक। ट्राइक को किस तरीके से ध्यान में रख ला, ये अगर हमारा गेट आ गया तो ये मान लो हमारा ट्राइक हो गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट फैक्टर ऑफ अ BJT। इसमें आई गेस ये थोड़ा सा गलत आंसर मार्क करके रखा है, एक बार देख लीजिएगा। तो होता है बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, कौन सा होता है, वो होता है हमारा रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ठीक है, बीटा इज व्हाट, IC बाय IB। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज सुटेबल फॉर मेकिंग अ VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसको हम लोग कहते हैं, वो है हमारा IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ 4 टर्मिनल डिवाइस। अब इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गलती हो सकती होंगी, फेट है क्या, IGBT, SCR या फिर मॉसफेट है। तो इसमें से कौन सा एक 4 टर्मिनल डिवाइस है, तो वो होता है मॉसफेट। अब आप कहोगे कि मॉसफेट कैसा है। ठीक है, मॉसफेट में हमारे पास में 4 हमारे पास जो टर्मिनल रहते हैं। अब देखिए 4th टर्मिनल कौन सा है, वो होता है हमारा बैक गेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको बॉडी। ठीक है, 3 तो गेट रहते हैं, उसमें सब देखिए 3 टर्मिनल कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा ड्रेन, दूसरा आ गया हमारा सोर्स, एंड थर्ड हो गया हमारा गेट। ठीक है, अब ये बैक गेट ये हमारा 4th टर्मिनल रहता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉसफेट एज अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच एक्ट्स एज अ। मॉसफेट क्या है, ये हमारा थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो ऐसा एक्ट करता है। हमारा मॉसफेट में एक थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहती है, ये इसका मीनिंग है। मॉसफेट के अंदर एक थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहती है, वो क्या करके वर्क करता है, वो एज अ कैपेसिटर करके वर्क करता है। ठीक है, इसका काफ़ी डिटेल थियरी है, मैं काफ़ी बार एक आध बार कभी पढ़ा दूंगा आपको, बट अभी के लिए इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसकी जो आउटपुट रहती है, ठीक है, कंट्रोल एक्शन जो है इंडिपेंडेंट रहती है ऑफ द डिजायर्ड इनपुट। ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कंट्रोल एक्शन जो है इंडिपेंडेंट है ऑफ अ डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस रहता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो हमारा डिफरेंस रहता है बिटवीन इनपुट एंड द फीडबैक सिग्नल, ये फीडबैक सिग्नल हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डिफरेंस रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा एरर सिग्नल आता है। जितना आउटपुट से लेके इससे फीडबैक लेके इनपुट में फीड करता है, ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा जनरली एरर सिग्नल होता है, यहाँ पे फीड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हो गया हमारा एरर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओपन लूप सिस्टम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर ओपन लूप सिस्टम, तो है हमारा दीज आर इकोनॉमिकल। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा ओपन लूप सिस्टम के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए भी ये सिंपल है। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल भी है। फीडबैक में क्या है ना, कंट्रोलिंग सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो कंट्रोलिंग सिस्टम को ही डिज़ाइन करना क्रूशियल होता है। नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्लोज लूप सिस्टम। क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर से उन्होंने फ्रेम किया। अगर आपने मेरा टेस्ट सीरीज दिया होगा,
ठीक है, मैंने एक ही टेस्ट सीरीज अपलोड करके रखा था PGCL के लिए, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको रेलेवेंट इसमें से मिल जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको दिया भी है, नहीं दिया होगा तो उसको प्लीज़ जाके दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्लोज लूप सिस्टम, तो वो है हमारा आउटपुट गिवन एक्यूरेट। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट सी इसका करेक्ट आंसर, आउटपुट जो है एक्यूरेटली दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम बताया गया है तो ये हमें जी क्या बता रहा है, ये हमें बताया गया। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम के सेशन में मैंने पढ़ाया था। जी क्या है, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ 1 + GH लेस देन 1, अगर हमारी वैल्यू जो है 1 + GH लेस देन 1 है तो सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली इसका रिवर्स हो जाता है, अगर हमारी ग्रेटर देन 1 है तो सेंसिटिविटी हमारी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिस्टम सेड टू बी डैश इफ इट्स आउटपुट इज अंडर कंट्रोल, दैट मीन्स अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है तो हमारा आउटपुट अंडर कंट्रोल रहेगा। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कंट्रोल सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन है ये। द मैथमेटिकल मॉडल इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द कंट्रोल सिस्टम मॉडल। ठीक है, इसमें से कौन सा मैथमेटिकल मॉडल जो है यूज नहीं किया जाता टू रिप्रेजेंट द कंट्रोल सिस्टम मॉडल, तो वो है हमारा इंटीग्रेशन इक्वेशन मॉडल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बिट्स ऑफ अ टाइमर इज यूज्ड इन अ 8085 माइक्रो कंट्रोलर, कितने बिट्स जो है वो 8085 माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ किए जाते हैं, तो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 16 बिट्स आर यूज्ड इन अ, दैट मीन्स कितने बिट्स का टाइमर यूज़ किया जाता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, वो है हमारा 16 बिट का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइज ऑफ रैम यूज्ड इन 8051, अब ये हमें क्वेश्चन इसमें इनवैलिड ऑप्शंस लगे, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 8051 में जो इंटरनल रैम रहती है वो कितनी रहती है, ठीक है, वो रहती है हमारे 128 बाइट्स की। ठीक है, और जो रोम रहती है वो रहती है हमारी 4 किलोबाइट्स की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रोम चाहिए था, यहाँ पे उन्होंने रैम बता दिया, तो इसका करेक्ट आंसर होता था बी, बट आंसर की में जो है ना वो उन्होंने ऑप्शन बी ही मेंशन करके रखा है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए इनवैलिड ऑप्शन करके मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, इसमें एक मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या करेगा। व्हाट इज द बिट साइज ऑफ ईच टेम्परेरी इंटरनल रजिस्टर इन 8051 के अंदर कितने साइज ऑफ बिट है टेम्परेरी इंटरनल रजिस्टर्स का, तो वो है हमारा 8 बिट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और काफ़ी वाइडली यूज रजिस्टर कौन से हैं, वो एक्यूमुलेटर है। ठीक है, बी R0 से लेकर R7 DPTR इस तरीके से। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ रैम। अब देखिए यहाँ पे आप जो क्वेश्चन अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ रैम इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आ जाएगा 128 बाइट। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर अ फंक्शन एज अ काउंटर टाइमर शिफ्ट रजिस्टर एंड मैथ ऑपरेशन इन अ PLC। PLC के अंदर कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है, वो हमारा लॉजिक, ये हमारा लैडर लॉजिक। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे जो बेसिक सा मैंने कोर्स अपलोड किया था उसमें मैंने आपको PLC कंप्लीटली पढ़ा दिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PLC वुड बी यूज फॉर ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डैश। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेसेस रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 8085 माइक्रो प्रोसेसर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ XRI F0H इंस्ट्रक्शन। तो वो होता है हमारा, वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है अपर 4 बिट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर इन 8085। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। ये 4 इंस्ट्रक्शन है, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 0 शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोअर बिट और अपर बिट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बाइट ऑफ अ इंस्ट्रक्शन XCHG इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो वो है हमारा ऑप्शन ए 1, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन लगता है उसके लिए। ओके, विच टाइप ऑफ BJT कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम पावर गेन, इसमें से कौन सा मैक्सिमम पावर गेन BJT कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराता है, वो हमारा कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिग्री फेज हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये कल के पेपर में मैंने बताया था, इनपुट से लेके आउटपुट में जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ठीक है, वो होता है हमारे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी में होता है, हालांकि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके इसमें हमारे पास में हाई आउटपुट इम्पिडेंस देखने को मिलता है बट लो इनपुट इम्पिडेंस देखने को मिलता है साथ ही साथ, तो वो है हमारा कॉमन बेस। कॉमन बेस में जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इनपुट इम्पिडेंस लो है और जो आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो भी हमारा हाई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मोड इज यूज्ड एज अ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के लिए कौन सा मोड यूज़ किया जाता है, वो हमारा एक्टिव मोड। ओके, इसके लिए मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी बार हमको मैंने बता दिया था। ठीक है, एक्टिव मोड में हमारा एज अ एम्पलीफायर करके वर्क करता है हमारा ट्रांजिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इमिटर बेस्ड बायसिंग एंड कलेक्टर बेस्ड बायसिंग इज यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑन स्विचिंग। ऑन स्विचिंग के लिए हमारा कौन सा इमिटर बेस्ड बायसिंग रहता है और कलेक्टर बेस्ड बायसिंग रहता है, वो रहे हमारा फॉरवर्ड, दोनों भी कंडीशन फॉरवर्ड रहने चाहिए, ठीक है, ऑन स्विच के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो सेम टेबल के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्किट इज कॉल्ड एज अ लिमिटर सर्किट। इसमें से कौन सा सर्किट को लिमिटर सर्किट कहा जाता है, वो है हमारा क्लिपर सर्किट। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्लिपर सर्किट बताया गया है ये कौन सा सर्किट है, तो ये है हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपिंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट का डायरेक्टली डायग्राम पूछ लिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। ये जो फिगर यहाँ पे बताई गई है ये क्या है, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, प्रिसीजन रेक्टिफायर है या फिर समिंग एम्पलीफायर, तो इट इज अ प्रिसीजन रेक्टिफायर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंटेंट इज फाइंडिंग बाय डी आइसो कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक। इसमें से कौन सा कंटेंट है ये डी आइसो कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक से पता चलता है, तो वो हमारा वाटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज अ डैश ऑप्टेन फ्रॉम मेजरिंग मॉइस्चर कंटेनिंग सैंपल। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा या फिर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 114। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी यूज लो इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ एन एमीटर। एमीटर के सीरीज में हम लोग लो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, इट इज बिकॉज लो वोल्टेज ऑफ एन एमीटर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। what is the average value of sinusoidal wave having a maximum voltage of 520 वोल्ट। इसका क्या होता है 520, ठीक है, 520 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग ट्वाइस बाय पाई करेंगे तो हमारे पास में इसका एवरेज वैल्यू हो जाता है 333.72 वोल्ट। ठीक है, इसका वैल्यू थोड़ा सा 331 पॉइंट समथिंग आता है, बट ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मीटर, यहाँ पे इंडक्शन मीटर का जो है मैक्सिमम करंट रेटिंग रहता है 100 एम्पियर्स का। जो इंडक्शन मीटर रहता है एनर्जी मीटर, उसका मैक्सिमम करंट रहता है 100 एम्पियर्स का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी डज नॉट मेजर, इट इज़ नॉट मेजर्ड बाय मल्टीमीटर। इसमें से कौन सा क्वांटिटी मल्टीमीटर द्वारा मेजर नहीं किया जाता है, वो है हमारा पावर। हालांकि रेजिस्टेंस, डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज टू मेजर द लो वोल्टेज फ्रॉम अ सर्किट। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है लो वोल्टेज सर्किट से मेजर करने के लिए, तो वो है हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज विच इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर दैट गिव्स अ एक्यूरेट रीडिंग। इसमें से कौन सा करेक्ट वैल्यू है इनपुट रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर का जो हमें करेक्ट एक्यूरेट रीडिंग देगा कि वो है हमारा हाई रेजिस्टेंस। आइडियली उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तब जाके हमारे पास में करेक्ट एक्यूरेट रीडिंग मिल सकता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड 120 क्वेश्चन जो अभी 27 फरवरी को पूछे गए थे 2022 में, ठीक है, रिसेंट मंथ में। तो आपको आशा करते हो आपको आज का सेशन समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कुछ भी ऐप पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, कोई भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखी है। PGCL के लिए अगर प्रिपेयर करेंगे और आपको नॉन टेक्निकल चाहिए होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।